हेलो, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं सब लोग? ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बेसिकली आप नोड जब जाओगे नोड की साइट पे तो यहाँ सर्च करोगे, सब लोगों के कंप्यूटर में नोड तो इंस्टॉल होगा ही। तो यहाँ जब आप जाओगे तो आप देखोगे यहाँ एक चीज़ लिखी हुई है, Node.js इज़ ए फ्री ओपन सोर्स क्रॉस प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम environment that lets developers create servers, web applications, command line tools, scripts। तो बेसिकली Node.js क्या है? कोई लैंग्वेज नहीं है ना, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ कि Node.js है क्या? जब जावास्क्रिप्ट फ्रंट एंड में यूज़ होती है, जावास्क्रिप्ट इज़ ए फुल्ली कैपेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लेकिन जब उसे बनाया गया तो उसके लिए एक इन्वायरमेंट बनाया गया, वो था ब्राउज़र, कि वो ब्राउज़र में ही रन हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा उसे कहीं रन नहीं किया जा सकता। ओके, तो फिर लोग बागों ने सोचा जब हम एक लैंग्वेज सीख ही रहे हैं और स्पेशली इन द वेब डेवलपमेंट, तो बैकएंड के लिए अलग लैंग्वेज क्यों सीखी जाए? जब हमें एक लैंग्वेज आती है तो हम दूसरी लैंग्वेज क्यों सीखें? जैसे PHP है, पाइथन है, जावा है, ये क्यों सीखे? जब हमने जावास्क्रिप्ट सीखी, जो इसेंशियल है, आप अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको आनी ही चाहिए। तो 2009 में बेसिकली एक रन टाइम एनवायरनमेंट बनाया गया। रन टाइम एनवायरनमेंट से मतलब है कुछ एप्लीकेशंस जो उसको रन करा सकें, बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स और एप्लीकेशंस जो उसको बैकएंड में रन करा सकें। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया कि जो क्रोम एक बेसिकली कंपाइलर बोले, इंजन बोले, उसका इस्तेमाल करता है जावास्क्रिप्ट के कोड को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसका नाम है V8। ऐसे ही हर ब्राउज़र के पास अपना खुद का एक इंजन होता है। जैसे फायरफॉक्स के पास में स्पाइडर मंकी है, सफारी के पास में खुद का सफारी है। ठीक है, तो इस तरीके से सबके पास अपने अपने इंजन्स हैं। तो एक इंजन है V8 जो क्रोम में इस्तेमाल होता है, उस इंजन को बेसिकली उसका जो कोड है वो यूज़ किया गया। जब वो उसको वहाँ रन करा सकता है तो वहाँ भी रन करा सकता है। ठीक है, तो उसको और कुछ एक मॉड्यूल्स को मिला के एक ऐसा ऐप बनाया गया एनवायरनमेंट जिससे जो जावास्क्रिप्ट का कोड है वो रन हो जाता है बैक एंड में, बेसिकली सिस्टम पे रन हो जाता है। ठीक है, वैसे तो सिस्टम को एक्सेस नहीं कर सकती जावास्क्रिप्ट, क्योंकि वो एक ऐसी क्लोज्ड इन्वायरमेंट में चलती है जो केवल ब्राउज़र को एक्सेस कर सकती है। लेकिन इसको बनाया गया, इसके लिए एक इन्वायरमेंट तैयार करा गया जो इसको रन करा सके, और उस इन्वायरमेंट का नाम ही है Node.js। अब बाकी लैंग्वेजेस क्यों ना इस्तेमाल करें, Node.js ही क्यों इस्तेमाल करें? सबसे पहला बेनिफिट तो हमारे पास सिंपल सा है कि आपको कोई अदर लैंग्वेजेस, अदर सिंटेक्स नहीं सीखनी। आप सेम ही कोड या सेम ही सिंटेक्स, सेम ही लैंग्वेज यूज़ करोगे, जावास्क्रिप्ट। ठीक है, दूसरा, अब ये जो है कम्प्लीटली फ्री है, ओपन सोर्स है और क्रॉस प्लेटफॉर्म, मतलब आप चाहो तो किसी भी उस पर लिख सकते हो, लिनक्स पे भी यूज़ कर सकते हो, इवन यू कैन यूज़ इट ऑन मैक और विंडोज़। ठीक है, आप कहीं भी इसे इस्तेमाल कर सकते हो, ये इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा ये कि जितनी भी बैकएंड की टास्क्स होती हैं, ठीक है, वो ये खुद से नहीं करता। ये क्या करता है, उस जो V8 इंजन है उसको दे देता है। ठीक है, अब टेक्निकली वो कोड तो वहाँ रन नहीं होगा, बैकएंड का किसी कोई भी चीज़ एक्सेस नहीं कर सकता, तो वो कोड कन्वर्ट होता है C++ के और C के कुछ कोड्स में। तो वो जब उसमें कन्वर्ट होता है तो C++ का कोड जो है वो रन होता है टेक्निकली, और C++ जो है कम्प्लीटली बाकी लैंग्वेजों से बात करें कंपैरेटिवली फास्ट है। जैसे जावा से बात करें तो जावा से ही फास्ट है, और पाइथन से बात करें तो पाइथन से तो कई गुना या कहें कि कई 100 गुना फास्ट है। ठीक है, दूसरा, क्यों ना हम PHP यूज़ करें? हाँ, आप PHP यूज़ कर सकते हो, और PHP ईजी टू लर्न है, PHP भी काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज़ लेके आती है। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट नोड का ये है कि इसके अंदर असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग होती है। मतलब आप सिंगल थ्रेड से हट के
अलग थ्रेड्स में अपनी टास्क को चला सकते हो। मतलब आपका कोड जो है वो कई सारे कोड नॉन ब्लॉकिंग नेचर के होंगे। जैसे आप कोई फाइल रीड कर रहे हो तो उसके लिए ये वेट नहीं करेगा बाकी कोड्स को चलाने के लिए, उसको बेसिकली बैकएंड में ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा है। और 1 मिनट रुको, मैं एक कॉल आया है अभी स्टार्ट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस से कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, क्या बेनिफिट्स हैं ओवर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। अब बात करते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस की। तो डिसएडवांटेजेस भी हैं कि आप बहुत ज़्यादा सिस्टम इंटेंसिव जो एप्लीकेशंस हैं वो नहीं बना सकते, ठीक है। हालांकि आप उससे बना तो काफ़ी सारी चीज़ें सकते हो, ऐसा नहीं बना सकते, पर जैसे आप कोई हाईली CPU या GPU इंटेंसिव गेम बना रहे हो तो दैट इज़ क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो इसलिए वहाँ ये एप्लीकेशन या ये नोड जो है काम में नहीं आएगा, ठीक है। चलो अब इसके आगे बात करते हैं कि नोड का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें। सबसे पहली चीज़ है प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करें। तो देखो, आप एक नया फोल्डर क्रिएट करोगे सबसे पहले, मतलब जो भी प्रोजेक्ट जहाँ भी बना रहे हो वहाँ आप एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट करो, ठीक है, जिसमें आप अपने सारा नोड का कोड रखना चाहते हो। दैट्स, और इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फिलहाल हम बेसिक्स की बात कर रहे हैं तो मैंने बेसिक नाम से फोल्डर बनाया। अब इस फोल्डर को आप VS कोड में ओपन करो, और ये शायद सबको पता होगा कैसे ओपन करते हैं। ओपन विथ VS कोड, ठीक है। और टर्मिनल ओपन करते हैं, ये हमारा टर्मिनल ओपन हो गया। अब सबसे पहले जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे तो जैसे हमने रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाए थे तो उसमें एक फ़ाइल थी package.json, है ना। वो बेसिकली एक ऐसी फ़ाइल होती है जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स हमारे पास रखती है, ठीक है। और कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड सेटिंग्स होती हैं वो भी उसके अंदर लिखी होती है। तो जब भी आप प्रोजेक्ट क्रिएट करोगे नया तो आपको package.json फाइल बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब आप खुद से बनाना चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बेटर ऑप्शन ये है कि आप कमांड लाइन से बनाओ, ठीक है। और कमांड लाइन से बनाई जा सकती है। कैसे? आपको कमांड चलानी है npm init, ठीक है, और ये आपकी बेसिकली प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर देगी। जैसे आप इस कमांड को चलाओगे तो project.json जो फाइल है उसके अंदर कुछ चीज़ें होती हैं जो ये हमसे पूछेगा। जैसे प्रोजेक्ट का नाम अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, अदरवाइज जो फोल्डर का नाम है वो ही प्रोजेक्ट का नाम होगा, आप सीधे एंटर कर सकते हो। वर्जन, जैसे मान लो आपने कुछ अपडेट किया है, दूसरे वर्जन से इसको लेके जा रहे हो, जैसे हो सकता है आप 1, 2, 3 इस तरीके से कर रहे हो, दैट ऑल्सो पॉसिबल। हमारा वर्जन 1 ही है क्योंकि हम स्टार्ट ही कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आप कुछ लिखना चाहो तो प्रोजेक्ट के बारे में लिख सकते हो, जैसे इट्स अ बेसिक नोड, ठीक है, कोड या कोर्स, अब जो भी कहना चाहो ये कोर्स। अब एंट्री पॉइंट आप क्या रखना चाहते हो, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका नोड का कोड कहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक है, क्योंकि हम हमेशा ही एक फाइल रखते हैं। जैसे रिएक्ट के अंदर हम कोड स्टार्ट कर रहे थे तो कौन सी फाइल से कर रहे थे, index.html, लेकिन बेसिकली अगर बात की जाए तो main.jsx थी, ठीक है, ध्यान है आपको। अब यहाँ भी, हाँ, यहाँ भी कोई ना कोई फाइल होगी, तो जनरली सब लोग index.js यूज़ करते हैं, बट आप server.js भी रख सकते हैं, आप app.js भी रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अभी के लिए हम इस फाइल को index.js में रन करने देते हैं, ठीक है, कि हमारा एंट्री पॉइंट मतलब सारा कोड कहाँ रन होगा, index.js में। टेस्ट कमांड आप कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, बट आप यू कैन स्किप दैट, ओके, बाद में देख लें। गिट रेपोजिटरी आपकी है तो उसका एड्रेस दिया जा सकता है यहाँ, बट अभी नहीं है। वैसे मैंने इस फोल्डर का सेटअप कर रखा गिट पे, तो आप इसको रख सकते हो। अब कीवर्ड्स कुछ रखना चाहो इस प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि किस बारे में है, क्या है, जैसे हैशटैग टाइप लगाते हैं तो वो आप यहाँ रख सकते हो। ऑथर, बनाने वाला कौन है, लाइसेंस, इससे कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि हमारे पास कोई लाइसेंस नहीं है। तो ये हमारी फाइल की डिटेल्स हैं, वो इसकी जो नॉमिनल डिटेल्स हैं वो हो गई है ना। चलो, अब यहाँ जैसे ही आप एंटर दबाओगे, इज़ दिस ओके,
तो आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया, आपकी पैकेज डॉट जेसन फाइल है वो क्रिएट हो गई है। तो इसमें कुछ डिटेल्स होती हैं। ये ऑटोमेटिक इसने एक टेस्ट स्क्रिप्ट दे दी, आप टेस्ट स्क्रिप्ट चलाना चाहो तो चला सकते हो, और कोई स्क्रिप्ट आप लिखना चाहो खुद से तो लिख सकते हो, हम लिखेंगे अभी आगे चल के ना। ऑथर का नाम मैंने कुछ दिया नहीं है, लाइसेंस ICC, ये लाइसेंस का तो चक्कर ही क्या पता नहीं है ना क्यों मांगता है। बाकी हालांकि हो सकता है आप कोई प्रोजेक्ट या फिर कोई और चीज़ यूज़ कर रहे हो तो उनके लाइसेंस की डिटेल यहाँ रख सकते हो। चलो, इस तरीके से आपका जो है प्रोजेक्ट का एक फॉर्मेशन तैयार हो गया। अब हम काम करना स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्ट में। तो प्रोजेक्ट जब बनाएंगे तो हमारी सारी फाइल JS होंगी, ठीक है, .js, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही है और कुछ है नहीं। ऐसा तो नहीं है कोई हम अलग से कुछ यूज़ कर रहे हैं, जावास्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे, जावास्क्रिप्ट में ही काम करेंगे। अब दूसरी चीज़, ये तो मैंने हर चीज़ लिखी है, बट आप क्विकली प्रोजेक्ट स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे मान लो आपको तुरंत ही पैकेज डॉट जेसन फाइल चाहिए, कुछ भी एंटर नहीं करना, तो यू कैन डिलीट दैट और दोबारा प्रोजेक्ट डॉट जेसन फाइल बनाते हैं। तो आप जब भी ये कमांड चलाओगे npm init, ठीक है, तो इसके आगे -y एक फ्लैग लगा देंगे, जिससे बिना कुछ पूछे ये ऑटोमेटिकली पैकेज डॉट जेसन फाइल कंप्लीट कर देगा, अपने हिसाब से चीज़ें देख के क्रिएट कर देगा। जैसे नाम क्या है, फोल्डर का नाम ले लेगा, ऑथर का नाम खाली छोड़ देगा, डिस्क्रिप्शन कुछ नहीं, तो ये अपने आप कर देगा, ठीक है। इसमें आपको हर एक चीज़ के लिए बार बार पूछेगा नहीं। npm init -y, ये हमारा प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। अब इसके बाद इसमें मेन फाइल वही होगी index.js, तो हमने एक index.js नाम से फाइल बनाई। अब आप जो चाहो वो कर सकते हो, जैसे मैंने ये कोड लिखा, सिंपल कोड से शुरुआत करते हैं, console.log, और बेसिकली console.log क्या है, कंसोल में कुछ प्रिंट कराना हो तो हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलो, दैट इज़ हेलो वर्ल्ड। और जब भी इस कोड को रन कराना हो, ठीक है, तो आप यहाँ यूज़ करोगे नोड, ठीक है, और फाइल का नाम क्या है, इंडेक्स, ठीक है। आप index.js लगाओ वो भी ठीक है, आप डायरेक्टली इंडेक्स लिखो वो भी ठीक है, क्योंकि नोड में और कोई फाइल तो चलती नहीं है, चलनी तो JS की है, तो लगाओ मत लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। और हमने हालांकि इस फाइल को सेव नहीं किया तो हमारा डेटा भी कंसोल में नहीं आया, क्लियर। तो इस तरीके से आप कोई भी कोड रन करा सकते हो। ये कोड हमारा फाइल रन हो गई, इसमें कंसोल लिखा हुआ था तो प्रिंट हो गया। नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट में है वो सारी चीज़ इसमें A to Z अवेलेबल है, ठीक है, कुछ चीज़ों को छोड़ के। जैसे डोम APIs हैं, तो डोम यहाँ नहीं है तो डोम की कोई भी API काम नहीं करेगी, ठीक है, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे जो वेब APIs हैं, तो यहाँ वेब का कुछ भी इंटरफेस नहीं है, तो यहाँ वेब APIs भी काम नहीं करेंगे, ठीक है। कुछ डिफरेंस ये होता है, बाकी इन्वायरमेंट कम्प्लीटली अलग है। तो दिस कीवर्ड जो है वो थोड़ा सा डिफरेंटली बिहेव करता है। जैसे कि आप जब जावास्क्रिप्ट में दिस कीवर्ड यूज़ करोगे, ठीक है, तो वो दिस कीवर्ड रिप्रेजेंट करता है विंडोज़ ऑब्जेक्ट, है ना। बाकी अगर नॉर्मली आप बाहर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, अगर कहीं और यूज़ कर रहे हो, जैसे मान लो किसी फंक्शन को इन्वोक करने के लिए, तो दिस कीवर्ड वहाँ रिप्रेजेंट करता है जो उस फंक्शन का ऑनर है, बेसिकली जो उसको इन्वोक कर रहा है, जो उस फंक्शन को, उस ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और यहाँ जो है ये ग्लोबल ऑब्जेक्ट को करेगा, किसको करेगा, ग्लोबल ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये तो रहा नोड की बात। अब देखो, सबसे पहली बात, जब भी हम कोड लिखेंगे तो एक फाइल में नहीं लिखेंगे, मल्टीपल फाइल्स में लिखेंगे ना कोड। तो हम उसी चीज़ को देखते हैं कि मल्टीपल फाइल्स में कोड कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे मान लो नहीं, ये डिफ़ॉल्ट है, index.js ही होता है। आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप पैकेज में जाओ, आप कुछ और फाइल बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो। और वैसे भी जब भी नोड की कमांड चलाओगे, फाइल का नाम दोगे, पैकेज.json से नहीं उठाएगा वो यहाँ से उठाएगा, ठीक है। ये कमांड है। मान लो इसमें 4 फाइल्स हैं, आप किसी एक फाइल को रन कराना चाहते हो तो वो रन भी करा सकते हो। पर जनरली क्या होता है कि जब नोड में काम होता है तो सारा कोड जो है ना, जब आप रन करा रहे होते हो तो मॉड्यूल्स में होता है, तो वो सारे मॉड्यूल्स कंबाइन हो जाते हैं जब भी आप रन कराओगे, ठीक है। तो एक ही फाइल रन होती है, मल्टीपल फाइल्स रन नहीं होती, ठीक है।
अब बार बार ये कमांड चलाओगे नॉट इंडेक्स, ठीक है, तो दैट इज़ लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। इससे बेटर है कि आप यहाँ एक स्क्रिप्ट ऐड कर सकते हो। स्क्रिप्ट्स नाम का जो ऑब्जेक्ट है उसमें एक स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं और वो स्टार्ट होगी ये स्टार्ट नाम से एक स्क्रिप्ट। किस नाम से? स्टार्ट नाम से। तो जनरली हम ये करते क्यों हैं? क्योंकि npm स्टार्ट एक तरीके की ऐसी कमांड है जो हर जगह यूज़ होती है, मतलब किसी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो आप अब नोड इंडेक्स मत लिखो, आप npm स्टार्ट लिखो, ठीक है, तो आपका प्रोजेक्ट वैसे ही रन हो जाएगा जैसे पहले हुआ था। ठीक है, स्टार्ट कमांड के साथ में जब आप npm यूज़ करते हो तो ये कुछ डिटेल भी देता है ना प्रोजेक्ट रिलेटेड। ये जैसे इसने बेसिक बताया फाइल का, प्रोजेक्ट का नाम, और ये नोड, ये कमांड इसने हमारे लिए रन करा दी, ठीक है। अब जैसे मान लो बहुत बड़ी कमांड हो तो उसके लिए हम यहाँ स्क्रिप्ट्स में खुद की कमांड बना सकते हैं। चलो, और ये प्रोजेक्ट स्पेसिफिक होगी, कोई ग्लोबल स्पेसिफिक नहीं होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं भी यूज़ करो, केवल इसी प्रोजेक्ट में इस्तेमाल होगी। हाँ, अब बात करते हैं मॉड्यूल सिस्टम की। तो देखो, हमें पता है हमने जब रिएक्ट यूज़ किया था तो हमने एक मॉड्यूल सिस्टम यूज़ किया था जिसका नाम था EJS, एक्मा स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, एक्मा जावा स्क्रिप्ट करके एक्मा स्क्रिप्ट JS। तो वो जो सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, है ना? लेकिन हुआ क्या कि अब ये तो पहले ही बन चुका था 2009 में, और वो सिस्टम आया था 2015 में, ठीक है। और ES6 जब आया था, तो जब ये नोड बना था उस टाइम पे कोई भी मॉड्यूल सिस्टम नहीं था। और ऐसा नहीं हो सकता कि आप बहुत बड़ा कोड लिखो और उसको एक ही फाइल में लिख दो। वहाँ इस्तेमाल हो जाती हैं, वहाँ के आप मल्टीपल स्क्रिप्ट्स लगा सकते हो। वहाँ मॉड्यूल सिस्टम की रिक्वायरमेंट बहुत लेस थी। आप 50 फाइलों में लिखो, 50 को स्क्रिप्ट में SRC में डाल के सबको ऐड कर दो। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं कर सकते ना, यहाँ तो कोई वेब पेज ही नहीं है, और यहाँ मल्टीपल स्क्रिप्ट्स भी रन नहीं करा सकते हो। स्क्रिप्ट के साथ प्रॉब्लम भी है, एक स्क्रिप्ट में जो वेरिएबल होता है वो दूसरी स्क्रिप्ट में अगर आपने बनाया तो वो कोलाइड करेंगे, ठीक है, कि आप नहीं बना सकते, पहले से आप डिक्लेयर कर चुके हो, क्योंकि वो सारी स्क्रिप्ट एक साथ चलती है। यहाँ मॉड्यूल्स में क्या होता है, मॉड्यूल्स में अगर आप मॉड्यूल्स यूज़ करते हो तो आप एक मॉड्यूल में अगर कुछ वेरिएबल बना रहे हो ना, तो उसका किसी और से कोई मतलब नहीं है, उसी मॉड्यूल के अंदर वो रहेगा, उसका स्कोप जो है वो मॉड्यूल स्कोप हो जाएगा, ठीक है। जैसे फंक्शन के अंदर बनाए हुए वेरिएबल का किसी और चीज़ से कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। तो बेसिकली हमें EJS कम्प्लीटली आता है, वो EJS भी आप यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट यूज़ करना चाहते हो, परफेक्टली फाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको करना क्या है, जब भी आप EJS यूज़ करना चाहो तो आपको यहाँ ऐड कर देना है टाइप, ठीक है, और टाइप में दो चीज़ें आएंगी। अब देखो, हम मॉड्यूल यूज़ कर रहे हैं EJS का, तो आपको क्या लिखना है टाइप में, मॉड्यूल, इस package.json फाइल में, जिससे जब भी कोड चलाएगा तो इसको पता होगा कि आप EJS यूज़ कर रहे हो, ठीक है। आप दोनों एक साथ यूज़ नहीं कर सकते। दूसरा है कॉमन JS, जो पहले बनाया गया था नोड के लिए, ठीक है। तो कॉमन JS जो है वो पहले बनाया गया था, वो भी अच्छा है। और अब आपने मॉड्यूल यूज़ किया, इसको यूज़ करके देख लेते हैं। हमें कम्प्लीटली इसके बारे में पता है, एक्सपोर्ट कैसे करते हैं, इंपोर्ट कैसे करते हैं। जैसे मान लो यहाँ मैं एक फ़ाइल बनाता हूँ module.js, और बेसिकली इस फाइल का नाम थोड़ा सा आप चेंज कर लो, क्योंकि मॉड्यूल ऑलरेडी इसमें ग्लोबल ऑब्जेक्ट होता है। तो module1.js, ठीक है। आप इस फाइल का नाम कुछ ऐसा रखोगे जो मीनिंगफुल हो, जैसे मान लो फाइल किस बारे में है, जैसे डेटाबेस का रख रहे हो, डेटाबेस का, फाइल सिस्टम से रिलेटेड कुछ है तो आप फाइल सिस्टम का, किसी मान लो प्रोडक्ट से रिलेटेड कुछ फाइल डिटेल्स हैं तो आप उस तरीके से मीनिंगफुल नाम रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे आपने इसके अंदर एक वेरिएबल बनाया लेट x = 2। अब इसको एक्सपोर्ट करना हमें पता है, या तो आप यहाँ एक्सपोर्ट लिख दो, या नीचे एक्सपोर्ट ऑब्जेक्ट यूज़ कर लो, या एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़ कर लो, तो आप यूज़ कर सकते हो। आप एक्सपोर्ट कुछ भी कर सकते हो, जैसे एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट x, और ये हम पढ़ चुके हैं, बस मैं एक बार रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग, ठीक है। यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट, और यू कैन एक्सपोर्ट x, ठीक है। तो आप x को एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो ये भी पॉसिबल है ना। आप किसी फंक्शन को, किसी वेरिएबल को, किसी ऑब्जेक्ट को, किसी क्लास को, किसी भी चीज़ को एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, ये रहा।
और ये जो है डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट है। ये दोनों चीज़ हम पढ़ चुके हैं। अब इसको इंपोर्ट करना हो तो वो भी पता है आपको। जैसे मान लो मैं इसको अब सारा कोड यहीं रन होगा, यही फाइल रन होगी, तो इन सबको यहाँ लाना पड़ेगा सम हाउ, ठीक है, कैसे भी कैसे करके, चाहे वो एक फाइल से दूसरी फाइल से, कोड तो यहीं रन होगा। तो इसमें कैसे यूज़ करेंगे इंडेक्स में, आपको क्या करना है, इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट सिंटेक्स से हम बहुत ज़्यादा परिचित हैं, वही सेम सिंटेक्स है, ठीक है। क्या यूज़ करेंगे, इंपोर्ट, ओके, फिर इस तरीके से एक्स फ्रॉम डॉट मतलब करंट डायरेक्टरी, करंट फोल्डर, स्लैश, और उसके अंदर से module1.js। तो module1.js के अंदर से ये एक्स को ले आएगा। अब आप चाहो तो एक्स को प्रिंट करा के देख लो, console.log x, तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो। अगर ये डिफ़ॉल्ट एक्सपोर्ट होता तो ये करली ब्रैकेट्स हम यूज़ नहीं करते, ठीक है। शायद npm स्टार्ट, तो ये देखो x की वैल्यू प्रिंट हो गई, ठीक है। अब दूसरा जो सिस्टम है वो देख लेते हैं, मॉड्यूल्स का क्या है, वो है बेसिकली CJS, ठीक है, कॉमन JS। तो CJS मॉड्यूल, आप फाइल का नाम कुछ भी रखो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस वो मत रखना जो नोड में ऑलरेडी कोई ना कोई मॉड्यूल है, उस नाम से फाइल का नाम मत रखना, दैट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, है ना, ठीक है। अब इस टाइम जब आप इसे इस्तेमाल कर रहे हो ना, इस CJS को, तो आप यहाँ टाइप मॉड्यूल नहीं लिख सकते, क्योंकि दोनों चीज़ें एक साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती, तो आप टाइप मॉड्यूल को हटा दो। इस स्क्रिप्ट के अंदर आप टाइप मॉड्यूल्स इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक, इसको हटा दो यहाँ से, कमेंट तो ये होगी नहीं जेसन के अंदर, ठीक है। ये रहा। अब इसके बाद आप डायरेक्टली यूज़ करोगे तो नेटिवली जो सिस्टम यूज़ होता है वो CJS ही होता है, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, आपके पास एक ऑब्जेक्ट है मॉड्यूल नाम का, जो हर एक फाइल के पास ग्लोबली अवेलेबल होता है। मॉड्यूल के अंदर एक ऑब्जेक्ट और है, जैसे module.exports, ठीक है। इस एक्सपोर्ट्स के अंदर आप जो चाहो वो एक्सपोर्ट कर सकते हो यहाँ से। जैसे मान लो मैंने एक वेरिएबल किया लेट x इक्वल्स टू 5, और मे बी आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि लेट ऐड, अब इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हो, ऐड नाम का फंक्शन है ये रहा। तो इसके अंदर अब ऑब्जेक्ट है तो आप दोनों चीज़ों के नाम लिख सकते हो, x.add। अब चाहो तो की और अलग लिख सकते हो, लेकिन अगर आप ऐसे एक्सपोर्ट करते हो तो की और वैल्यू एक साथ अपने आप चले जाते हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, जब इनको यूज़ करना है, अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो यहाँ जो ये इंपोर्ट वाला सिंटेक्स है काम नहीं करेगा। आपको क्या करना है, आपको कोई वेरिएबल लेना है, जैसे लेट, ठीक है, आप कुछ भी वेरिएबल का नाम ले सकते हो, जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट मॉड्यूल, या आप कुछ और लिख लेते हैं इसका, मान लो मैं लिख लेता हूँ ऑब्जेक्ट obj इक्वल्स टू रिक्वायर, कीवर्ड यूज़ करोगे, क्या यूज़ करोगे, रिक्वायर। अब इसमें पाथ का वो उसका पाथ दोगे, जैसे मैंने लिखा ये डॉट, ठीक है। और बेसिकली जो वहाँ से जो ऑब्जेक्ट है ना, ये वाला ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो गया, वाला ऑब्जेक्ट, ठीक है। और ये वाला ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ इस्तेमाल कर सकते हो आप, ये रहा ये ऑब्जेक्ट, इसीलिए मैंने इसका नाम ऑब्जेक्ट रखा है। अब इस ऑब्जेक्ट में से मान लो मेरे को x को एक्सेस करना हो तो ऑब्जेक्ट.x, ऑब्जेक्ट.ऐड, इस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। देखते हैं जैसे क्या यूज़ करना है मुझे, console.log obj.x, इसको इस्तेमाल कर सकते हो, या आप सीधे सीधे यहाँ डी स्ट्रक्चर भी कर सकते थे, बट वो तो सबको पता है डी स्ट्रक्चर कैसे करते हैं, पता है ना। बहुत बार हमने कंपोनेंट्स में किया भी है, तो वो जावा स्क्रिप्ट का फीचर है, यूज़ कर सकते हो।
ओके, प्रॉब्लम क्या है? अनएक्सपेक्टेड एक्सपोर्ट एक्स। तो हमने एक्सपोर्ट कहाँ लिखा है? मॉड्यूल 1.js के अंदर। तो ये वार्निंग दे रहा है कि आप अगर CGS इस्तेमाल कर रहे हो तो आप इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो ये सारी फाइल्स रीड कर रहा है जितनी इस फोल्डर्स में, तो ये रहा, ठीक है। या ये किसी तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहा होगा, ये इस तरीके से इसको इस्तेमाल कर रहा है कि एक्स यूज़ किया मैंने, है ना। तो ये रहा। तो अब हम किसी फाइल में वो यूज़ नहीं कर सकते, एक ही यूज़ कर सकते हो आप, है ना। तो मैंने npm स्टार्ट चलाई और हमारा कोड यहाँ, अच्छा सेव नहीं किया, मेरे मोटो सेव ऑफ है तो मेरे को सेव करना पड़ता है हर बार, है ना। तो ये रहा। तो आप इसको यूज़ कर सकते हो। पहला हेलो वर्ड हुआ, दूसरा क्या हुआ? अनडिफाइंड। तो अनडिफाइंड क्यों हुआ ये? वाई दिस इज अनडिफाइंड? आप ऑब्जेक्ट के अंदर से इसको यूज़ किया है, वापस से देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो अनडिफाइंड। चलो कोई नहीं, मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार फंक्शन को, देखते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड, ठीक है, और 2 और 3, और मे बी पैकेज डॉट जेसन में कोई मॉड्यूल तो नहीं रह गया, नहीं है, ठीक है। वापस से स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्ट डॉट ऐड इज नॉट अ फंक्शन। देन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तो कुछ भी नहीं है, एक्स ही है। स्पेलिंग मिस्टेक थी क्या? नहीं, एक्स को एज ए एक्स भेजा जाए, वैसे ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है, ठीक है। ये कुछ और ही प्रॉब्लम है। तो वापस से इसको रन करते हैं, npm स्टार्ट, और स्टिल द सेम प्रॉब्लम। शायद मैंने फाइल का नाम गलत लिख दिया है, ठीक है। ऑब्जेक्ट नाम की जो फाइल है उसका नाम गलत लिख दिया है मैंने, लिख दिया है यहाँ मॉड्यूल 1। क्या लिख दिया है? मॉड्यूल 1, जब फाइल का नाम क्या है? CJS मॉड्यूल, ठीक है। ये बेसिकली AI ने सजेस्ट कर रहा है ये, तो उसकी वजह से मैंने सीधा इसको टैब दबा कर दिया, ठीक है। बाकी कुछ नहीं है, हमने फाइल का नाम गलत लिखा है और उसी वजह से वो उस टाइम एरर दे रहा था, अदरवाइज़ वो एरर नहीं देता। अब आप यूज़ करोगे तो ये 5 और 5, ठीक है, क्योंकि x क्या है 5 और 2 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 5। तो इस तरीके से आप किसी भी फाइल में कोड लिखो और इसको यहाँ इंपोर्ट कर लो। अब इसका फ़ायदा सबसे बड़ा ये है कि आप अपने कोड को बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर कर सकते हो, ठीक है। फोल्डर्स में, फाइल्स में स्प्लिट कर सकते हो कोड को। चलो, हो गया, समझ में आया। अब ये आपकी पर्सनल चॉइस है कि आप कौन सा सिस्टम इस्तेमाल करते हो। अब हम कंप्लीटली फैमिलियर हैं किससे? CJS से और कॉमन JS से। देखो, आप एक चीज़ और है जो मैं बताना चाहूँगा, सारे कोड को मैं यहाँ से कमेंट कर देता हूँ, दैट कोड कमेंट, ये रहा। और इसके अलावा अब आप इसको एक्सपोर्ट कर रहे हो ना, तो बेसिकली हम एक ऑब्जेक्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। आप सीधे सीधे एक भी फंक्शन कर सकते हो और इस ऑब्जेक्ट को वहाँ एक्सेस भी हमने एज ए ऑब्जेक्ट किया था। तो आप क्या लिख सकते हो? मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट, और इसके आगे जैसे मैं केवल ऐड फंक्शन को करना चाहता हूँ तो मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट में क्या लिखा? ऐड, ठीक है। तो डायरेक्टली मैं इस ऐड को वहाँ एक्सेस कर सकता हूँ, मेरे को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैं लिखता हूँ लेट या कॉन्स्ट, जो भी आप लिखना चाहो, कोई वो नहीं है इसमें, क्योंकि मॉडिफाई तो हम यहाँ वैसे भी नहीं कर सकते उसे। ऐड बराबर रिक्वायर, ठीक है, रिक्वायर डॉट स्लैश, फाइल का नाम जरूर चेक कर लेना, डॉट स्लैश CJS और मॉड्यूल डॉट JS, ठीक है।
ये हो गया। अब आप इस ऐड को इस्तेमाल करना चाहते हो, केवल ऐड आया, अब ऑब्जेक्ट नहीं आया, क्योंकि हमने भेजा क्या है, ऐड, खाली ऐड को भेजा है वहाँ से। तो आप सिंपली ऐसे console.log ऐड 5,6 आप इसको यूज़ कर सकते हो सिंपली। आप देखोगे 11, ठीक है। ये दो तरीके हैं, अगर आपको एक ही चीज़ भेजनी है तो आप सीधा module.export, और इन दैट केस मॉड्यूल को एक्सपोर्ट वो किया जा सकता है इमेज, मतलब आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट्स भी लिखोगे ना तो उसको पता है कि एक्सपोर्ट्स मतलब मॉड्यूल से लिंक। इस केस में नहीं किया जा सकता, अगर आप उस ऑब्जेक्ट को ओवरराइड कर रहे हो तो इस केस में नहीं किया जा सकता। बेसिकली module.exports एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस केस में इसको ओवरराइड वो मॉड्यूल को यूज़ करना ही पड़ेगा, मॉड्यूल डॉट लिखना पड़ेगा। इस केस में ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट एक्सपोर्ट भी लिखोगे तो भी चलेगा। तो आपकी पर्सनल चॉइस है आप कौन सा यूज़ करते हो, दोनों को एक साथ यूज़ नहीं किया जा सकता। अगर करना भी है तो एक तरीका भी है हालांकि करने का, बट थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि फिर आपको फाइल्स के नाम अलग अलग रखने पड़ेंगे। जैसे फाइल का नाम .cgs से रखना पड़ेगा, और जो EJS वाली फाइल है उनका नाम .mgs से रखना पड़ेगा, इससे module.js से, ठीक है। तो दैट इज़ कॉम्प्लिकेटेड, और केवल EJS का EJS में ही कर पाओगे और कॉमन JS वाला कॉमन JS में ही कर पाओगे। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है। चलो समझ में आया। अब हमारे पास बेसिकली हम देखते हैं कुछ कोर मॉड्यूल्स। बेसिक जो चीज़ें हैं मॉड्यूल सिस्टम उन्होंने पढ़ लिया, लेकिन मॉड्यूल टाइप्स कितने कितने टाइप्स के मॉड्यूल्स होते हैं देखो मैं बता देता हूँ। टाइप्स ऑफ मॉड्यूल्स। अब एक मॉड्यूल तो ऐसा है जो हमने बनाया है, ठीक है, जैसे हमने बनाया वो मॉड्यूल है, ठीक है। दूसरा मॉड्यूल होगा जो बिल्ट इन मॉड्यूल होगा। क्या होगा? बिल्ट इन मॉड्यूल। हम जैसे अभी तो लिखे हैं ऑन मॉड्यूल्स, ठीक है, ऑन मॉड्यूल। और दूसरा जो है वो मैं लिखूँ ग्लोबल मॉड्यूल्स या फिर बिल्ट इन मॉड्यूल्स। अब बिल्ट इन मॉड्यूल्स मतलब जो Node.js के अंदर पहले से अवेलेबल है, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज़ थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स, ठीक है। ये तीन टाइप के मॉड्यूल्स होते हैं। देखो ऑन मॉड्यूल मतलब हमने जो बनाए हैं वो हम देख चुके हैं, हम इस तरीके से मॉड्यूल बना सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स की। थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स का मतलब ऐसे मॉड्यूल्स जो कहीं और रखे हुए हैं, किसी और ने बनाए हैं, हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। उनका इस्तेमाल कैसे करेंगे तो मैं केवल थर्ड पार्टी वाले दिखा देता हूँ, और बिल्ट इन पे तो हम काम करेंगे पूरा, बिल्ट इन कौन कौन से हैं, कैसे कैसे यूज़ करना है, कोशिश करेंगे जितना कर सकते हैं। बाकी तो ये है कि जो हमारे वेब डेवलपमेंट में काम आएंगे वही जहाँ जहाँ काम आते जाएंगे हम यूज़ करते जाएंगे। चलो तो ऑन मॉड्यूल वाला देख लिया हमने, खुद का कैसे बना सकते हैं। चलो तो यहाँ आप NPM की साइट पे जाओ, यहाँ जितने भी मॉड्यूल्स हैं ना वो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। मतलब हम इनका अपने प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब कॉमनली हम बहुत सारे मॉड्यूल्स इस्तेमाल करेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं करें, ठीक है। जैसे सॉकेट्स है, ठीक है, आपके कुकीज़ के हैं, वैलिडेशन के हैं, और भी काफ़ी सारे हैं। बट जो मेन मॉड्यूल जो है वो ये है कि आपको जो भी चाहिए वो यहाँ मिल जाएगा। वैलिडेशन के लिए अलग मॉड्यूल्स हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स बनाए हुए हैं। कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटीज़ जैसे आप एडवांस फीचर्स यूज़ करना चाहते हो उसके लिए लोड-एस है, तो आप काफ़ी सारे मॉड्यूल्स इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन हम एक एज एन एग्जांपल एक कलर्स नाम का एक मॉड्यूल है वो इस्तेमाल करेंगे। आपने यहाँ सर्च किया तो बेसिकली हमारे पास में दो हैं, ठीक है, ये रहा 1.4 वर्जन और 1.6। एड कलर्स, गेट कलर्स इन योर Node.js कॉन्सेप्ट। आप यहाँ क्लिक करो और आपका ये पैकेज जो है इसकी डिटेल्स आ जाएंगे। आपको इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल की कमांड ये रही। अरे रोहित बाबू कटिंग करा ली है, बारिश आ रही है बाहर है, ज़्यादा भयंकर है क्या? नहीं है? चाय तो पिलाओगे ना आज? फ्री हो जाओ फिर चाय पिला देना यार, ठीक है। आपको यहाँ से कॉपी करना है, और जनरली ये नाम आपको याद हो जाएंगे
क्योंकि हम इंस्टॉल तो पहले भी कर चुके हैं इन चीज़ों को, हम देख चुके हैं थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं, हमने यूज़ भी किए हैं। रिएक्ट राउटर यूज़ किया है, रेडक्स यूज़ किया है, रिएक्ट राउटर डोम यूज़ किया है, ठीक है। और काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं जो रिएक्ट में इस्तेमाल होते हैं, काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं वो यहाँ इस्तेमाल होते हैं। चलो ये हो गया। जब भी आपका ये इंस्टॉल होगा तो आप चेक करोगे पैकेज डॉट जेसन फाइल, कौन सी फाइल, पैकेज डॉट जेसन फाइल, कि ये वास्तव में डिपेंडेंसीज में आया या नहीं आया। तो ये डिपेंडेंसीज नाम का फोल्डर आ जाएगा और यहाँ आपका कलर्स नाम का जो है वो हो गया। अब इसको यूज़ कैसे करना है, आप अगर पहले से फैमिलियर हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट यू कैन हैव द लुक एट डॉक्यूमेंटेशन, ठीक है। आप डॉक्यूमेंटेशन की तरह यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली आपको ऐसे कलर्स को रिक्वायर करना है, ठीक है। और रिक्वायर करने के बाद आप स्ट्रिंग के ऊपर डॉट ग्रीन लगाओगे तो आउटपुट ग्रीन हो जाएगा, अंडरलाइन चाहते हो तो अंडरलाइन डॉट रेड करो तो वो कंसोल में वैसे ही दिखाएगा। चलो ट्राई करते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो आपको क्या है, लेट कलर्स, आप कोई भी नाम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। कलर्स रिक्वायर कलर्स, तो यहाँ आप डॉट वॉट नहीं लगाओगे, क्यों नहीं लगाओगे, क्योंकि बेसिकली थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स क्या है, सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स में होते हैं अपने आप। अगर आप ऐसे लिखते हो, ठीक है, आपने बिना डॉट लगाए, मतलब आप रिलेटिव पाथ यूज़ नहीं कर रहे, तो ये क्या करता है, पहले जो कोर मॉड्यूल्स हैं उनमें ढूंढता है, अगर उनमें नहीं मिलता तो ये नोड मॉड्यूल्स वाले फोल्डर में ढूंढता है और यही इंस्टॉल रही है ना। अब देखोगे आपको मिल जाएगा, ये रहा कलर्स, मिल गया। आप यूज़ कैसे करोगे, हालांकि मेरे को लग रहा है इसने सजेशन गलत दिया है, ये आएगा इसमें, ठीक है। मॉड्यूल का नाम क्या है, ऐड कलर्स, ठीक है। तो ये जो है सजेशन इज़ नॉट गुड, तो ये हो गया, ठीक है। रिक्वायर, अब इसमें से यूज़ कैसे करेंगे, जैसे आप कंसोल डॉट लॉग कर रहे हो और आपने लिखा हेलो वर्ल्ड डॉट रेनबो। अब रेनबो क्या काम करता है तो मेरे को भी नहीं पता, पर देख लेते हैं क्या काम करता है। ओह, तो बेसिकली हर एक लेटर को अलग अलग कलर में दिखाएगा। तो रेनबो में जितने कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, येलो, तो इस तरीके से रेनबो साइड में इफेक्ट में दिखाएगा, ठीक है। काफ़ी इंटरेस्टिंग मॉड्यूल है। एक मॉड्यूल और है चौक नाम से, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। हालांकि सबसे बड़ी बात ये होती है, जब आप नोड यूज़ कर रहे हो, एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हो, तो आप कंसोल में कुछ प्रिंट नहीं कराते, है ना। केवल टेस्टिंग जब तक करते हो ना, जब तक आप कंसोल में प्रिंट कराते हो, उसके बाद कंसोल में जब डेवलपमेंट में चली जाती है, उसमें डेवलपमेंट से हट के अपने डिप्लॉयमेंट में, तो वहाँ आप कंसोल यूज़ नहीं करते। रीज़न क्या है, कंसोल भी एक तरीके का है तो फंक्शन ही, तो वो कुछ ना कुछ टाइम तो कंज्यूम करेगा। आप टेस्ट कर रहे हो जब तक तो ठीक है, लेकिन जब आप प्रोडक्शन में हो तो वहाँ हर बार रिक्वेस्ट आती है, तो ये खुद बता देगा भाई कंसोल यूज़ मत करो। चलो ओके, फ्री ले आओगे, ले आओ लो। एसी बंद कर दो ना, चलाई किसने एसी है। चलो स्टार्ट करते हैं एक नई चीज़ से। अब देखो थर्ड पार्टी मॉड्यूल्स को कैसे इस्तेमाल करना है हमने देख लिया ना। अब ऐसा नहीं है कि मान लो आप कैसे पता लगाओगे कौन सा मॉड्यूल इस्तेमाल करना है, तो सही बताऊं तो नहीं पता लगा सकते इस तरीके से तो नहीं। आप क्या करना चाहोगे कि आप बेसिकली गूगल करो, ठीक है। जैसे आपको क्या चाहिए, आपको किस टाइप का मॉड्यूल चाहिए, ठीक है। तो मे बी आपको कुछ ऐसा मॉड्यूल चाहिए
जो किसी चीज़ को वैलिडेट कर रहा हो, या स्ट्रिंग फंक्शंस का कोई मॉड्यूल चाहिए, तो आप यहाँ गूगल करो, आपको कोई ना कोई सजेशन दे ही देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ने कुछ ना कुछ क्वेरी चलाई होगी कि एक ऐसा मॉड्यूल बताओ जो स्ट्रिंग्स के साथ काम करता हो। ठीक है, तो आप मॉड्यूल दैट ओके आप यूज़ कर सकते हो, मॉड्यूल दैट वर्क विद URL। ठीक है, URLs के साथ काम करता हो तो इन द नोड। ठीक है, इन नोड, तो यहाँ कोई ना कोई आपको सजेशन दे ही देगा। आप 2-4 साइट खोलोगे तो आपको मिल जाएगा। हालांकि ये तो कह रहा है खुद का मॉड्यूल यूज़ करो, पर मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, URL क्वेरी स्ट्रिंग्स इन द मॉड्यूल, और ये खुद का मॉड्यूल सजेस्ट कर रहा है, तो खुद का मॉड्यूल है तो ठीक है। मॉड्यूल दैट वर्क विद स्ट्रिंग्स, यहाँ यूज़ कर सकते हो स्ट्रिंग्स। स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इस तरीके से आप गूगल करो, आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं सजेशन, है ना। स्ट्रिंग्स नाम का ही मॉड्यूल ले लो, या पहले ही सजेशन आ गया। अब देख लो इसमें से कुछ फंक्शनलिटी आपको पसंद आती है, बाकी जो काम आते जाएंगे बताते जाऊँगा, क्योंकि इस पर कोई 5-7 लाख मॉड्यूल्स हैं, इट्स पॉसिबल नहीं है। आप देख लो यहाँ कौन कौन से आपने एस को रिक्वायर किया, ये रहा ओके लेफ्ट टू, ये सही है, ये रहा लेफ्ट टू एंड्स विद वाई, लेफ्ट राइट टू, क्या है ये, तो आपको इसका डॉक्यूमेंटेशन देखना पड़ेगा। ठीक है, एक्सटेंड ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी, नेटिव जावास्क्रिप्ट मेथड्स, तो इंडेक्स ऑफ सब मतलब है ठीक ठाक है। जैसे ये रहा hello.s, तो ये कुछ ना कुछ हर एक फंक्शन करता है। बिटवीन लेफ्ट एंड राइट, कैमलाइज करने के लिए भी काम में आता है, किसी चीज़ को कैमलाइज मतलब कैमल केस में कन्वर्ट करना हो तो ऐसे भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मे भी आप यहाँ यूजेस देख सकते हो, काफ़ी यूजेस है, हर एक फंक्शन है, कितने फंक्शंस हैं ये आप यूज़ कर सकते हो। तो आपको जिससे रिलेटेड फंक्शन चाहिए या फिर मॉड्यूल चाहिए आप वो इस्तेमाल कर सकते हो और सर्च करके उसको यूज़ कर सकते हो। अब देखते हैं बिल्ट इन मॉड्यूल कौन कौन से हैं। ठीक है, अब ये नोड का ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। अब आप नोड कम्प्लीटली काम करने के लिए तैयार हो, आपको खाली फंक्शन देखने यूज़ करना देखना उनका क्या यूज़ है, और आप नोड पे काम करने के लिए तैयार हो। तो मैं कहूँगा यहाँ आप डॉक्स पे आओ, और ये जो लिस्ट है ना, ये दिस इज़ लिस्ट ऑफ बिल्ट इन मॉड्यूल्स। ठीक है, यहाँ देख लो, इधर की साइड भी बिल्ट इन मॉड्यूल की लिस्ट है। कुछ टॉपिक्स हैं जैसे असिंक्रोनस हुक्स, बफर्स का इनका है ना, चाइल्ड प्रोसेसेस, ये हमारे पास क्या है कुछ डॉक्यूमेंटेशन, बाकी मॉड्यूल ये रहे। ठीक है, जैसे DNS एक मॉड्यूल है, क्रिप्टो एक मॉड्यूल है, कोर पैक, इवन की कंसोल एक मॉड्यूल है, तो डोमेन भी एक मॉड्यूल है, ये सारे मॉड्यूल्स हैं। HTTP एक मॉड्यूल है, HTTP इंस्पेक्टर, नेट, OS, पाथ। जैसे हम बात करें OS मॉड्यूल की, ठीक है, इस OS मॉड्यूल को कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो अब इस OS में इतने सारे फंक्शंस हैं, अब दिख रहा है ये EOL, ये आर्क, ये कंस्टेंट्स, ये CPU। OS मॉड्यूल बेसिकली वर्क करता है OS के साथ में। ठीक है, चलो सबसे पहली चीज़ तो हमें इसे रिक्वायर करना है, क्या करना है, रिक्वायर करना है। सुपर वाली लाइन को मैं कमेंट कर देता हूँ, वी डोंट नीड दैट एंड कम टू द पॉइंट, लेट, और अपने इसको मैं बंद भी कर देता हूँ क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही अच्छे से सजेशन दे रहा है ना। तो लेट OS, आप फाइल वही नाम लिखना जो बेसिकली उस मॉड्यूल का नाम है, कुछ और नाम लिखोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे ना। तो OS इज इक्वल टू रिक्वायर OS। ठीक है, अब आप इस तरीके से लिखते हो ना, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हो यहाँ। अब OS के अंदर से कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करना है वो डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ मिल जाएगा। आपको नहीं पता कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पता है कि ये टास्क OS से रिलेटेड है। जैसे कुछ की बात करें तो प्लेटफॉर्म रिलीज़, प्लेटफॉर्म क्या बताएगा कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, रिलीज़ क्या बताएगा
कि उसका रिलीज वर्जन या कौन सा है। टेम्परेरी डायरेक्टरी कहाँ है, ये टेम्प डायरेक्ट बताएगा। टोटल मेमोरी मतलब कितनी रैम अवेलेबल है, ठीक है। फ्री मेमोरी मतलब कितनी फ्री मेमोरी अवेलेबल है। ये होस्ट का नाम बताएगा, फोल्डर की होम डायरेक्टरी बताएगा। तो दैट सम फंक्शंस, आप जैसा नाम है ना वैसा उसका काम भी है, तो आप समझ सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कोई। और आप अगर बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा तो उसका डॉक्यूमेंटेशन, उस पर क्लिक करो, वो उसका वो बता देगा कि क्या है क्या नहीं है। चलो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ हम os.platform, अब मैंने कंसोल में प्रिंट कराया प्लेटफॉर्म कौन सा है ये मुझे बताएगा। अब ये फंक्शन एग्जैक्ट क्या देता है वो तो मुझे भी नहीं पता, बट एग्जैक्ट क्या देता है, और दिस इंफॉर्मेशन इज़ क्वाइट रॉन्ग, क्योंकि मेरा सिस्टम विंडोज़ 32 नहीं है, सिस्टम है विंडोज़ 64। शायद हो सकता है विंडोज़ 32 वर्जन की चल रही हो, क्योंकि ओएस से काम करता है, एक्चुअल में हार्डवेयर से इसका कोई लेन देना नहीं है। तो है तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, बट है उससे मतलब नहीं है। ओएस मतलब ओएस के साथ काम करता है। हो सकता है इंटरनली जहाँ से ये रीड कर रहा है सिस्टम को, कहीं ना कहीं फाइल सेव होती है ना, वहाँ Win32 लिखा हो, क्योंकि ये तो ओएस के कोई ना कोई उसकी डिटेल्स वहीं तो होती है, वहीं से तो आ रही हैं, तो वहाँ से रीड कर रहा होगा, वहाँ कुछ 32 लिखा होगा। देख लेते हैं बाकी, हालांकि मेरे में 8 GB रैम है। कितनी है? 8 GB। चेक कर लेते हैं कि रैम बताता है नहीं बताता। console.log os डॉट टोटल मेमोरी, npm स्टार्ट। तो Win32, और ये ऑलमोस्ट सही बता रहा है कि कितनी है मेरे पास में, 8 GB। तो बाइट्स में बता रहा है तो उसको GB में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, अदर थिंग्स आप फ्री मेमोरी भी यूज़ कर सकते हो, और आप फ्री में ज़्यादा हम एक मॉड्यूल के बारे में बात नहीं करेंगे, हमें पता लग गया ओएस मॉड्यूल में सारी डिटेल्स ओएस से रिलेटेड होती है। तो कैसे इस्तेमाल करना है, इस तरीके से आप इनको इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब दिक्कत ये है कि मान लो ओएस नाम का कोई थर्ड पार्टी मॉड्यूल भी है और ओएस नाम का ये भी है, तो स्पेसिफिक करने के लिए कि हम इसको बिल्ट इन मॉड्यूल ही यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ लगा सकते हो node/colon। अगर कोलाइड हो रहा है तो उस केस में ये नोड का ही ढूंढेगा, ठीक है। नोड के जो बिल्ट इन मॉड्यूल है वहीं ढूंढेगा, अगर वहाँ नहीं है तो एरर दे देगा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। चलो ओएस मॉड्यूल हो गया, बाकी आप देख सकते हो, ठीक है। वर्जन, यूज़र इन्फो, अप टाइम, कब से पीसी चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ आप देख सकते हो क्या क्या डिटेल्स है, ठीक है। और हमारे ये कोई काम भी नहीं आएगी, कभी नहीं आएगी। अब एक मॉड्यूल है हमारे पास में फाइल सिस्टम। क्या है? फाइल सिस्टम, क्योंकि ये सारे मॉड्यूल्स भी नहीं कर पाएंगे और करने भी नहीं और हो भी नहीं पाएंगे। हकीकत बात यह है कि इनको कम से कम 6 महीने लगेंगे मॉड्यूल्स को करने में, कि कुछ तो ऐसे मॉड्यूल्स हैं जो कम्प्लीटली एक पर्टिकुलर फंक्शंस पे या पर्टिकुलर एक सेगमेंट ही रखे बैठे हैं। जैसे नेट मॉड्यूल है, वो बेसिकली नेटवर्किंग से रिलेटेड है, वो तो पूरा नेटवर्किंग आता है उसमें, पूरा ओएस का। तो नेटवर्किंग हमारा टॉपिक नहीं, हम क्यों पढ़ेंगे। चाइल्ड प्रोसेसेस है, ये बेसिकली एक नोड के अंदर दूसरी कोई स्क्रिप्ट रन करानी है, जैसे पाइथन का कोड रन कराना है, मे बी नोड इसकी नोड की ही कोई दूसरी स्क्रिप्ट रन करानी है, या जावा का कोड कोई, या फिर CMD को कोई कमांड देनी है, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट की कोई कमांड देनी है, तो वो सारी चीज़ें चाइल्ड प्रोसेस में होती है। क्रिप्टो बेसिकली काम आता है इंक्रिप्शन के, हैशिंग के, ठीक है। और ये मॉड्यूल लिटिल कॉम्प्लिकेटेड है, इसकी जगह हम दूसरा मॉड्यूल यूज़ करेंगे जो बाईक्रिप्ट नाम से है, ठीक है। बीक्रिप्ट है, बाईक्रिप्ट नहीं, बीक्रिप्ट नाम से है मॉड्यूल, वो यूज़ करेंगे। अभी जो है हम अपने कोर मॉड्यूल्स में आते हैं फाइल सिस्टम, ठीक है। अब आप फाइल सिस्टम के साथ काम करोगे तो लिटरली दैट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड अगर आप इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ते हो, ठीक है। तो हम इसको पूरा नहीं पढ़ सकते, दैट इज़ नॉट पॉसिबल।
बट हम कुछ फंक्शंस देख सकते हैं और इससे आपको आइडिया हो जाएगा किसी मेथड्स को, किसी फंक्शन को इसके अंदर से कैसे यूज़ करना। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि आपको बेसिकली पढ़ना आना चाहिए डॉक्यूमेंट को। और ये कॉम्प्लिकेटेड लगेगा बट हाँ, पढ़ना आता है तो आप कर सकते हो। तो देखो दो चीज़ें होती है, एक तो सिंक्रोनसली और एक असिंक्रोनसली। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि आप एक बार जो हमने अब तक किया है ना, इसको एक बार करके देख लो आप 10 मिनट में सारी चीज़ें, कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, कैसे मॉड्यूल सिस्टम से काम करते हैं। तो कोई भी एक मॉड्यूल यूज़ करके थर्ड पार्टी आप यूज़ कर सकते हो। जैसे थर्ड पार्टी में बात करें, हमने कौन सा किया था, कलर्स, तो मैं सजेस्ट करता हूँ चौक नाम का एक मॉड्यूल है, उसको इस्तेमाल करो। ठीक है, चौक नाम से, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, उसको इस्तेमाल करके देखो, उसके कुछ फंक्शंस इस्तेमाल करके देखो। बाकी आप 10 मिनट में सारी चीज़ देख लो, कुछ पूछना हो तो उसके बाद आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप 4 वर्जन इंस्टॉल किया, ये जो है वो सपोर्ट करता होगा। अगर नहीं करता तो हम इसका डॉक्यूमेंटेशन देखेंगे कि भाई अब क्या चाहिए इसको, बराबर रिक्वायर। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें ना, ये देखनी पड़ेंगी आपको। रिक्वायर मे बी console.log। अब वहाँ से कोई एक फंक्शन उठा लो, याद तो किसी को नहीं रहते ये। जैसे डॉट ब्लू, इसमें ब्लू यूज़ किया तो ब्लू ही कर लेते हैं। एंड हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, सेव किया और देखते हैं काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। होप सो काम कर रहा हो, अगर नहीं कर रहा होगा तो कुछ और देखेंगे। काम कर रहा है, इजीली काम कर रहा है। तो ये चीज़ें कुछ आपको नोटिस करनी पड़ेंगी कि ज़्यादातर जो है वो सारे सपोर्ट करते हैं। टर्मिनल स्टाइलिंग डन राइट। और आप ऐट लगा के कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक ही वर्जन है तो एक ही रखना पड़े, देन आप कोई भी वर्जन इंस्टॉल कर सकते हो। मुझे ऐसा चाहिए चौक जैसा, तो कहाँ मिलेगा? रीसेट, बोल्ड, डिम, इटैलिक, इनवर्स, स्ट्राइक थ्रू, विजिबल। जिसने चौक जैसा दिखा रखा है, चौक जैसा ये दिखेगा क्या? ओके, चौक डॉट RGB डॉट बोल्ड, हनीड्यू, बिग NC, इनवर्स। इनवर्स में क्या करता है ये? उल्टा। हाँ, आप मुझे ये बताओ सबको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ हालांकि काफ़ी डिटेल्स होती हैं इसके बारे में, क्या क्या ये यूज़ कर रहा है, कौन कौन से लाइसेंस कौन सा है, टोटल फाइल्स कौन सी हैं, पुल रिक्वेस्ट, इश्यूज, सब कुछ होता है। कोड जो है वो भी आपको मिल जाएगा यहाँ कि कैसे आपको वो कोड लिखा हुआ। जीरो डिपेंडेंसीज मतलब ये किसी और पैकेज पे डिपेंडेंट नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि एक पैकेज मल्टीपल पैकेजेस पे डिपेंड होता है। जैसे हमने रिएक्ट भी तो एज ए पैकेज इंस्टॉल किया, अगर आपने देखा हो तो। रिएक्ट कोई अलग चीज़ नहीं है, रिएक्ट जस्ट अ नोड का पैकेज है। रिएक्ट क्या करता है मैं बताऊँ आपको। हम जो जावास्क्रिप्ट में कोड लिख रहे होते हैं ना, तो रिएक्ट क्या करता है, उस कोड को सारे को, एक तो स्टाइलिंग मतलब जैसे हम JSX इस्तेमाल कर पाते हैं वो रिएक्ट की वजह से कर पाते हैं। ठीक है, कंपोनेंट्स कर पाते हैं वो किसकी वजह से कर पाते हैं? रिएक्ट की वजह से। कंपोनेंट नाम की कोई चीज़ ही नहीं होती एक्चुअल में, तो वो फंक्शन ही है। तो जैसे कुछ स्टेट्स हैं वो रिएक्ट के अंदर से आते हैं, जैसे यूज स्टेट, यूज रैफ, ये सारी चीज़ें। अब एक दो चीज़ें हैं, एक तो पार्सल है और एक है वेब पैक। तो पार्सल क्या है, ज़्यादा इजी है बजाय उसके वेब पैक के। तो ये दो बंडलर्स हैं ना। बंडलर का मतलब क्या होता है कि ये सारे कोड को, जितना मॉड्यूल हम लिख रहे हैं सबको इकट्ठा करके एक फाइल बना देते हैं। तो वो एक फाइल बनाते हैं ना, तो वो ऐसी फाइल होती है जो एक्चुअल में ब्राउज़र पे रन हो पाए। समझ रहे हो? दैट इज अ सिंगल फाइल दैट रन ऑन ब्राउज़र। तो उसमें एक चीज़ और इन्वॉल्व होती है, पहले जब वो रन होने का हो जाए तो उसके बाद क्या होता है
उसके बाद एक प्रोसेस चालू होती है कि वो कोड जो है वो बेसिकली सपोर्टेड होना चाहिए उस फॉर्मेट में जो ब्राउज़र सपोर्ट करे। जनरली सारे ब्राउज़र ES5 तक सपोर्ट करते हैं अब जो है। अब जैसे आप 20 साल पुराना कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो तो उसमें जब तक कि कोई अपडेट नहीं आया तो चलेगा ही नहीं, वहाँ तक का किसी ने ठेका नहीं लिया हुआ। बट ES5 तक का ठेका ले रखा है कि वो अगर उससे पहले तक का उस तक सपोर्ट करता है तो चल जाएगा। सब मान के चलते हैं, पहले ES3 मान के चलते थे, अब ES5 मान के चलते हैं। तो उसके लिए हमारे पास में एक वेबल नाम की एक एप्लीकेशन होती है ना, वो भी ऐसे ही इसमें इंस्टॉल होता है थर्ड पार्टी की तरह। तो वो इंस्टॉल होने के बाद जो हमारा कोड जो बना है ना, बेसिकली बिल्ड बनती है। अब जावास्क्रिप्ट जब भी आप रिएक्ट यूज़ करोगे ना, तो रिएक्ट का कोड बंडलर जो है वो पूरा बंडल करेगा हर एक चीज़ को, क्योंकि हमने तो क्या है रिएक्ट के हिसाब से उसको सेट किया है ना। इमेज कहीं और रखी है किसी SRC नाम के फोल्डर में, एक मॉड्यूल बनाया है, ऐसे हमने वो कोड लिखा है ना, दैट कोड वो फर्जी कोड है, मतलब फालतू कोड है, वो कोई काम का नहीं है। बंडलर उस कोड को एक्चुअल में एक फाइल में कन्वर्ट करता है, क्योंकि हम मल्टीपल फाइल्स नहीं भेजते होते, एक फाइल में। फिर आता है वेबल। वेबल क्या करता है, जैसे मान लो आपने एरो फंक्शंस इस्तेमाल किए, अब हो सकता है किसी पुराने ब्राउज़र में एरो फंक्शंस इस्तेमाल ना होते हो, आपने शॉर्ट सर्किटिंग यूज़ की, लॉजिकल ऑपरेटर या लॉजिकल असाइनमेंट्स यूज़ किए या नलिस ऑपरेटर यूज़ किया, तो इन दैट केस वो क्या करता है, उसको पुराने वर्जन में कन्वर्ट कर देता है कोड। तो वो वेबल है। और एक वेब पैक यूज़ होता है बंडलर, वो बहुत अच्छी चीज़ है, ऐसी बात नहीं है। और आपको अगर उसका कॉन्फ़िगरेशन आता है तो ये क्या है कि जब बंडलर को इंस्टॉल करते हैं तो इन्होंने अपनी डिपेंडेंसीज में यूज़ किया हुआ बंडलर को, तो अपने आप करके देता है, हमें कुछ नहीं करना होता। तो उन्होंने सेट किया हुआ क्या क्या कैसे कैसे बंडल करना है, ठीक है? और जब हम बना रहे होते हैं तो हम भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप वेब पैक का खुद का कॉन्फ़िगरेशन देख के उसको सेट कर सकते हैं, खुद का बंडलर बना सकते हो। और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, तो बने बनाए जो हैं कई सालों से बने हुए हैं, यूज़ हो रहे हैं, उनको इस्तेमाल करना सीख जाओ। वेब पैक भी है, अब उसमें भी आप डिसाइड कर सकते हो वेबल में कि कौन सा वर्जन आपको चाहिए जावास्क्रिप्ट का। तो ES3 तक तो ये कन्वर्ट कर देता है वेबल, उससे पहले के वर्जन्स में नहीं कर पाता, कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो फीचर्स ही कन्वर्टेबल नहीं है। जैसे अभी तो क्या है, ऑब्जेक्ट के पास में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, स्ट्रिंग्स के पास में काफ़ी सारे मेथड्स हैं, तो पहले वो थे ही नहीं, ठीक है, उनका अल्टरनेटिव भी नहीं था, जैसे प्रोमिसेस ही नहीं थे, ठीक है। तो ES5 में प्रोमिसेस नहीं है, लेकिन हम कॉल बैक्स का यूज़ कर लेते हैं। चलो, तो ये तो खैर बात थी इसकी। चलो नाउ स्टार्ट अवर न्यू प्रोजेक्ट, और मैं इसको यहाँ बंद कर देता हूँ। अब हम नया प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी आप ऐसा कुछ करो ना, जैसे आपने नोड का प्रोजेक्ट बनाया और आप इसको रखना चाहते हो, ठीक है, तो इसके अंदर आपको एक गिट इग्नोर नाम की फ़ाइल डालनी पड़ेगी, ठीक है, .gitignore। आप खुद से बना सकते हो, और खुद से नहीं बनाना चाहते तो मैं कहूँगा कि आप, क्योंकि नोड मॉड्यूल्स कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होती, आप जहाँ भी npm i चलाओगे कमांड, वहाँ वो वापस से जो डिपेंडेंसीज होंगी वो इंस्टॉल कर देगा, वापस से आ जाएगा। तो नोड मॉड्यूल्स नाम का गिट इग्नोर नाम का फोल्डर आप यहाँ डाल दो, और वैसे हालांकि डाला नहीं है क्या, तो इसमें से उठा लो, रिएक्ट में ऑलरेडी आता है गिट इग्नोर नाम का, पता है इन सबको, ये रहा गिट इग्नोर, कॉपी करो और इस फोल्डर को, रीज़न क्या है, नोड का ही है, रिएक्ट भी नोड ही है, नोड का ही, नोड से ही चलता है, ये रहा। तो यहाँ इस फोल्डर में डाल दो इसको। तो अलग अलग डालने से बेटर है कि मैं इस पूरे को एक ही जगह डाल देता हूँ। जैसे इस फोल्डर में हम काम कर रहे हैं तो मैं यहीं डाल देता हूँ मेन डायरेक्टरी में, ठीक है। तो मेन डायरेक्टरी में डालूंगा तो अब ये जो फोल्डर है ना गिट उसका, वो अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और इस फाइल को खोल के देखोगे तो इसमें कौन कौन से फोल्डर्स है, कौन कौन सी चीज़ें छोड़नी है वो लिखा हुआ है। ओके, अब दूसरे प्रोजेक्ट पे आते हैं, दैट इज़ फाइल सिस्टम। तो न्यू फोल्डर बनाते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो या समझ में नहीं आ रहा हो तो पूछ सकता है ना। चलो इस फोल्डर में आ जाएंगे और वापस से अपना वही प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। क्या करना है प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, npm init-y, वो ज़रूरी है, ठीक है।
क्योंकि जब भी आप कोई npm की कमांड चलाओगे ना तो वो हर बार package.json फाइल ढूंढेगा, और अगर नहीं है तो वो एरर देगा। npm init -y, तो ये हमारा package.json फाइल बन के तैयार हो गई। इसके बाद हमें ये index.js या fs.js आप कुछ ही बना सकते हो। अब एक कोर मॉड्यूल है fs, ठीक है, तो उस कोर मॉड्यूल को यूज़ करेंगे। fs = require fs, ठीक है। और अगर आपको लगता है कुछ और है fs जैसा तो आप नोड लगा दो, node:fs। ये रहा, ये बड़ा सिंपल सा वो है। अब fs के अंदर दो टाइप्स के फंक्शन हैं, एक तो सिंक्रोनस फंक्शंस और एक असिंक्रोनस फंक्शंस, और हमें दोनों का पता है, ठीक है। पता है ना सिंक्रोनस क्या होता है, सिंक्रोनस क्या होता है। बेसिकली सिंक्रोनस जो है वो ब्लॉकिंग नेचर के होते हैं, पहले वाला कोड रन होगा उसके बाद ही दूसरे वाला होगा। और असिंक्रोनस क्या होता है, उनका नॉन ब्लॉकिंग नेचर होता है, वो बैकग्राउंड में चले जाएंगे, ठीक है, और वहाँ अपना काम करते रहेंगे, जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आ जाएंगे। बस एक चीज़ याद रखनी है कि अगर कोई भी फंक्शन असिंक्रोनस है या कोई भी मेथड असिंक्रोनस है तो वो बैकग्राउंड में चला जाएगा, और जब तक सिंक्रोनस कोड पूरा कंप्लीट नहीं होगा जब तक वो वापस मेन थ्रेड में नहीं आएगा। मतलब चाहे इसमें 2 घंटे लगें, वो काम कंप्लीट हो गया 10 सेकंड में भी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक ये पूरा कोड नहीं चलेगा जब तक वो वापस से रन नहीं होगा इधर। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कोड चल रहा है 1 2 3 4 4 लाइनें हैं, पहला वाला असिंक्रोनस था तो वो ऐसे चला गया साइड में, तो जैसे ही 1 कंप्लीट हुआ तो उसका काम कंप्लीट हो गया तो वो इधर आगे 1 और 2 के बीच में चल गया। नहीं, वो 1 2 3 4 5 जितने भी अपने कमांड्स हैं या फिर जितने भी अपना कोड है वो सारा रन होगा, उसके बाद ही रन होगा। और पहले, अब फिर बात करते हैं, पहले प्रोमिसेस नहीं थे, ठीक है, तो हर एक असिंक्रोनस फंक्शन एसोसिएट होता था एक कॉल बैक के साथ में। किसके साथ? एक कॉल बैक के साथ में। तो उसमें कुछ ये स्टेट्स बनाते थे, जैसे मतलब टास्क अभी चल रही है, ऑन प्रोग्रेस, ठीक है, ऑन गोइंग, और एक ये है कि ऑन कंप्लीट, या फिर इस तरीके से वो बनाते थे कि अपना कंप्लीट हो गया टास्क। तो एक कॉल बैक फंक्शन होता था, जैसे कुछ प्रोसेस में चल रहा है तो उसके लिए कॉल बैक फंक्शन अटैच कर देते थे, प्रोसेस में चल रहा है तो क्या हो, एक कॉल बैक फंक्शन होता था कंप्लीट पे, भाई कंप्लीट हो गया टास्क तो कॉल बैक फंक्शन चल जाए। प्रोमिसेस जैसा कुछ नहीं था, तो इसमें भी दोनों ऐसे कॉल बैक फंक्शन ही काम करेंगे। तो हम 3 चीज़ें देखते हैं, लेट fs डॉट, अब फंक्शन का नाम क्या है, और ये सजेशन क्यों नहीं दे रहा, लेट अब डेटा इक्वल्स टू, अब पहले सिंक्रोनस देख लेते हैं, ठीक है। fs डॉट रीड फाइल सिंक आपको मेंशन करना पड़ेगा। 2 मेथड्स हैं, एक तो रीड फाइल और एक रीड फाइल सिंक। पहला जो मेथड है रीड फाइल वाला ये सिंक्रोनस है, और ये रीड फाइल सिंक ये सिंक्रोनस है। अब इसमें आपको पाथ देना है, ठीक है, फाइल का। तो फाइल बेसिकली आप किसी फाइल का पाथ दे सकते हो, बट हम बात कर रहे हैं टेक्स्ट फाइल्स की। तो यहाँ मेरे पास एक फ़ाइल है sample.txt, इट, यहाँ मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। तो जैसे मैंने लिखा गुड मॉर्निंग एवरीवन, ये मेरा टेक्स्ट है। इस टेक्स्ट को रीड करना है तो बेसिकली इस रीड फाइल सिंक से किया जा सकता है, और आप इसमें फाइल का पाथ दोगे तो ठीक है, मैं ./ लगा सकता हूँ, सेम फोल्डर में तो सीधा भी नाम लिख सकता हूँ, ठीक है। तो फाइल का नाम क्या है, sample.txt, और ये सिंक्रोनस है। क्या है? सिंक्रोनस, मतलब ये कोड रीड होगा उसके बाद ही अगला चलेगा। तो console.log डेटा, ओके। अब प्रॉब्लम है एक, देखते हैं क्या है। बाकी हमने स्क्रिप्ट में अपनी में यहाँ एक कमांड ज़रूर ऐड करनी है, और वो कर ही लेना आप हर बारी। वो क्या है, npm स्टार्ट कमांड है, स्टार्ट सजेशन, तो ये VS कोड भी नहीं दे रहा, स्टार्ट, और यहाँ आपको लिखना है नोड और फाइल का नाम index.js। क्लियर? तो हर बार हमें ये नोड और फाइल का नाम चेंज करने की जरूरत नहीं है, npm स्टार्ट से हमारा काम हो जाएगा। दैट्स इट, ये हमारा डेटा फाइल का रीड करके इसने प्रिंट करा दिया।
अब ये जो डेटा है ऐसा तो नहीं है, बेसिकली ये बाइनरी डेटा को कन्वर्ट करके हेक्साडेसिमल में दिखाता है ना। तो ऐसा डेटा हमें नहीं चाहिए, हमें चाहिए स्ट्रिंग का डेटा जो एक्चुअल में स्ट्रिंग हो। तो यहाँ सेकंड आर्ग्यूमेंट आप पास कर सकते हो इनकोडिंग, किस इनकोडिंग में आपको चाहिए। तो बेसिकली जनरली जो इनकोडिंग होती है वो होती है UTF-8। हाँ, इफ़ यू आर नॉट डीलिंग विद कैरेक्टर्स लाइक जैपनीज़ और चाइनीज़ या मैथमेटिकल कैरेक्टर्स, तो नॉर्मल जो इंग्लिश होती है वो UTF-8 में कवर होती है, ठीक है। ये कैरेक्टर इनकोडिंग है, तो आप देखोगे ओके, तो मैंने सेव नहीं किया, वापस सेव कर देते हैं, तो इसको कैरेक्टर इनकोडिंग में कन्वर्ट कर देता है उसमें npm स्टार। तो देखोगे आप ये हमारा डेटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ हमें UTF-8 लिखना पड़ेगा। दूसरा फंक्शन है, अब रीड फाइल एरर देगा अगर फाइल नहीं है तो। दूसरा है राइट फाइल, क्या है fs.write फाइल सिंक, तो ये सिंक्रोनसली फाइल को रीड करता है। fs मॉड्यूल में जाते हैं और फाइल का नाम देते हैं sample.txt, और ये जो है फाइल को स्टार्टिंग से लिखना चालू कर देगा। क्या कर देगा, स्टार्टिंग से इन द सेंस स्टार्टिंग में क्या लिखा हो, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ अगर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ तो ये यहीं से स्टार्ट कर देगा इसको, मतलब ओवरराइड करना चालू कर देगा, पूरी फाइल को ओवरराइड कर देगा। तो पहले तो मैंने फाइल का नाम दिया, फिर उसके बाद क्या लिखना चाहता हूँ वो टेक्स्ट दिया, जैसे हेलो, इतना ही बस। आप रन करो, पहले ये फाइल को रीड करेगा, फिर उसके बाद ये अपडेट करेगा। तो हम इस पहले अपडेट वाले को ऊपर कर देते हैं, जैसे पहले ये अपडेट करे उसके बाद रीड करे, तो जो अपडेटेड टेक्स्ट है वो हम कंसोल में देख पाएँ। यहाँ क्या आया, हेलो, तो पूरा टेक्स्ट जो है ओवरराइड कर दिया। तो इन दैट केस अगर ये फाइल नहीं होती है, जैसे मान लो कि मैं sample1 यूज़ करता हूँ और यहाँ भी sample1 रीड करता हूँ, तो ये सेम नाम से फाइल क्रिएट कर देगा और उसके अंदर वो डेटा डाल देगा। ये रहा। तो आप देखोगे sample1 नाम की फाइल आ गई है और उस फाइल में हमारा डेटा स्टोर भी हो गया है। स्टोर हो गया इसी वजह से तो वो रीड कर पा रहा है उसको। क्लियर। अब इसमें आता है अपेंड का ऑप्शन, जैसे आपको कुछ अपेंड करना है, ठीक है, मतलब उसमें बाद में कुछ लिखना है, ओवरराइड नहीं करना, तो आप क्या यूज़ कर सकते हो, अपेंड। तो fs.read फाइल, रीड फाइल नहीं आएगा, अपेंड फाइल से क्या आएगा, अपेंड फाइल से। और पहले फाइल का नाम, जैसे मान लो आप किस में अपेंड करना चाहते हो, sample.txt में अपेंड करना चाहते हो। अब हेलो तो उसमें पहले से लिखा हुआ है, अब मुझे जो लिखना है वो नई लाइन में लिखना है, तो नई लाइन का \n, उसके बाद मैं लिख सकता हूँ, या टेम्पलेट स्ट्रिंग डाल सकते हो, टेम्पलेट स्ट्रिंग में आगे ऊपर डेटा लिखो और यहाँ सेंड कर दो, ठीक है। sample.txt, इसके बाद मान लो हेलो माई नेम इज़ समथिंग, क्या लिखा है, रोहित लिख देते हैं, ठीक है, माई नेम इज़ रोहित चौधरी। देन अब आप इस कोड को चलाओ, तो बाकी सारे कोड को मैं कमेंट कर देता हूँ, यू वांट टू यूज़ दैट राइट नाउ, ठीक है। तो ये डेटा जो है ये अपेंड होगा इस फाइल में, और अपेंड होने के अलावा हम सेव करना भूल गए तो कुछ भी अपेंड नहीं होगा। वापस चलाते हैं, वापस चलाया, कुछ प्रिंट तो होना ही नहीं था, लेकिन sample.txt में हमारा नया चीज़ ऐड हो गई। 2 बार रन हुआ तो दोनों बार ये ऐड हो गई थी। अगर नेक्स्ट टाइम रन होगा तो नेक्स्ट टाइम ऐड हो जाएगी। तो आप कुछ भी ऐड कर सकते हो कभी भी। ये 3 फंक्शंस तो हैं सिंक्रोनस, मतलब एक के बाद एक चलेगा, लेकिन हमारे पास असिंक्रोनस फंक्शंस हैं, और बेसिकली वो है कॉल बैक बेस्ड। क्या है, कॉल बैक बेस्ड। तो कॉल बैक बेस्ड फंक्शंस कैसे काम करते हैं, बस वो कॉल बैक उस टाइम चल जाएगा जब वो टास्क कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले रीडिंग का देखते हैं, तो fs.read फाइल। अब ये जो रीड फाइल है ना, बेसिकली पहला तो लेता है पाथ, दूसरा लेता है इनकोडिंग, ठीक है, कि आपको कौन सी कैरेक्टर इनकोडिंग चाहिए। तीसरा जो ये लेता है वो लेता है अपना डेटा और एरर। क्या लेता है, डेटा और एरर। तो ठीक है, मैंने यहाँ फाइल का पाथ लिखा sample.txt,
txt कॉमा एनकोडिंग लिखी UTF-8, उसके बाद दिया एक कॉल बैक फंक्शन, और इस कॉल बैक फंक्शन के अंदर पहला जो होता है वो होता है एरर, और ये कॉल हम नहीं कर रहे, इस कॉल बैक फंक्शन को रीड फाइल अपने आप कॉल करता है। तो बेसिकली इसके अंदर पहला आर्ग्यूमेंट ये पास करता है वो एरर होती है, दूसरा आर्ग्यूमेंट जो पास करता है वो फाइल का डेटा होता है, और अब आप इस डेटा के साथ क्या करना चाहते हो ये आपके ऊपर है। अगर कोई एरर होती है तो आप कंडीशन लगा सकते हो इफ़ ERR, अगर कोई एरर है तो इस तरीके से। तो आप क्या करोगे, बस console.log error, Ctrl+Z, अगर आप एरर होती है तो console.log error को प्रिंट करा दो, अदरवाइज एल्स में लिख सकते हो कि डेटा को प्रिंट करा दो console.log डेटा। हालांकि एल्स में लिखना है, ये मैंने एल्स में नहीं लिखा। तो डेटा को प्रिंट करा दो, डेटा को किसी वेरिएबल के अंदर सेव करा दो, डेटा को कुछ भी करना जो करो डेटा को, ठीक है। तो ये मैंने npm स्टार्ट किया और ये हमारा डेटा रीड हो गया। अब जो कि हमने बात की ये क्या है, असिंक्रोनस फंक्शन है, तो आप एक प्रिडिक्टेबल कोड दिया जाता है बिफोर रीड एंड नाउ इट इज़ आफ्टर रीड, ठीक है। तो बताओ कौन सा कोड पहले चलेगा, कौन सा बाद में चलेगा, बताओ कौन सी लाइन पहले प्रिंट होगी। 3 लाइनें प्रिंट होंगी, एक तो ये डेटा प्रिंट होगा, एक बिफोर रीड प्रिंट होगा और एक आफ्टर रीड। हाँ बताओ, दोबारा बताओ क्यों, क्या? हाँ सिंक्रोनस, अगर इसके नीचे 50 लाइनें और होती तो भी आखिरी में चलता। हाँ कोई और असिंक्रोनस कोड होता तो बात अलग थी। अब उन चीज़ों में डिसाइड करने के लिए इवेंट लूप नाम की प्रोसेस होती है। इवेंट लूप चेक करता है कौन सी क्यू, कौन सी पहले टास्क कंप्लीट हुई है और किसको पहले भेजना है मेन थ्रेड में, वो इवेंट लूप का काम है। इवेंट लूप हमारा टॉपिक नहीं है फिलहाल। समझ में आया? क्लियर है? अब चाहो तो रन करा के देख लेना, पहले ये रन होगी, बाद फिर ये रन होगी, फिर बाद में ये रन होगी। चलो, तो ये कॉल बैक बेस्ड है, तो fs डॉट अब राइट फाइल, दोनों वर्जन हमने देख लिए हैं। फाइल का पाथ, ठीक है, डेटा, तो फाइल का पाथ तो हमारे पास क्या है, सिंपल डॉट txt, एंड यहाँ हम आते हैं क्या इसके अंदर डालना है हमें, ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या अपेंड कर राइट करना है, कुछ नहीं करना है, XYZ कर देते हैं, ठीक है। पहले से जो लिखा हुआ वो सब हट जाएगा, XYZ आ जाएगा। अब इसके बाद एक कॉल बैक फंक्शन, और जिसके अंदर डेटा तो कुछ है ही नहीं क्योंकि हम रीड कर रहे हैं, तो दैट इज़ वो रीड तो कर ही नहीं रहे, केवल राइट कर रहे हैं, तो केवल क्या होगा, एरर होगा, ठीक है। और ये फंक्शन चलेगा भी नहीं, चलेगा कब, जब एरर होगी, ठीक है, इन दैट केस। बाकी तो चलने का कोई मतलब ही नहीं है इसका, राइट हो जाए तो ठीक, नहीं हो तो ठीक। npm स्टार्ट, बस ये बात। तो ये केस में, एरर वाले केस में चलना है, उस पर चलेगा कंप्लीशन के ना, एरर कुछ थी नहीं तो क्या प्रिंट हुआ, नल, ठीक है। ये दोनों ही केसेस मतलब एरर है तो भी और नहीं है तो भी चलेगा, इसका कोई यूज़ नहीं है वैसे, हालांकि बस आप एरर चेक कर सकते हो। नाउ हाँ, अब इसमें प्रॉब्लम देखो, इसमें पहले ये राइट वाला चला है और फिर ये रीड वाला चला है, ठीक है। तो ये जो काम है ना, ये हम डिसाइड नहीं किया, ये किसने डिसाइड किया, इवेंट लूप ने। ये दोनों ही असिंक्रोनस फंक्शन से, पहले वो असिंक्रोनस में गया फिर ये गया, लेकिन पहले ये चला है रीड फाइल, राइट फाइल वाला, उसके बाद क्या चला है, रीड फाइल वाला, ठीक है। क्योंकि अगर ये पहले रीड कर रहा होता तो ये वही रिजल्ट देता जो राइट करने से पहले था। ये बाद में चला है, इसकी वजह से पहले ये राइट कर चुका है XYZ, उसके बाद इसने प्रिंट कराया है XYZ, ठीक है।
तो ये ध्यान रखना है कि इवेंट लूप जो है वो डिसाइड करता है कि बैकग्राउंड टास्क में से कौन सा चलेगा। चलो अपेंड की बात करते हैं। नाउ हैव लुक एट द अपेंड फाइल। अपेंड फाइल भी सैम्पल डॉट txt एंड ये भी सेम ही है उसकी तरह। क्या अपेंड करें इसमें, कुछ भी कर देते हैं ABC, ठीक है। नई लाइन में ABC आ जाएगा XYZ के बाद। और नाउ फंक्शन तो सेम ही है, ये एरर ही आएगी इसमें, ठीक है। तो अगर कोई एरर होती है तो प्रिंट करा के देख लो, और कंडीशनली प्रिंट कराना बेसिकली ना। तो अभी तो मैं क्या कंडीशन, जैसे इफ एरर तो कंसोल लॉग लूँगा, हालांकि हर बार क्यों प्रिंट करानी जब एरर आएगी, तो नल क्यों प्रिंट करा बार बार, तो एरर तो यहाँ लगा सकते हो एरर एंड शॉर्ट सर्किटिंग का यूज़ कर सकते हो। अगर एरर है तो यू कैन एग्जीक्यूट दिस फंक्शन, अदरवाइज नॉट। तो आप चाहो तो इफ़ का यूज़ कर सकते हो, बट इफ़ यूज़ करने में थोड़ा टाइम लगता तो मैंने ये लगा दिया। अब देखो यहाँ कौन सा प्रिंट होता है, ठीक है, कौन सा फंक्शन पहले चलेगा। तो यहाँ एक और चीज़ प्रिंट करा लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग, ये है राइट फंक्शन, ठीक है। जब भी ये एग्जीक्यूट हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, राइट आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास में ये है रीड फंक्शन। क्या है, रीड, रीड नहीं है, सॉरी, ये क्या है, अपेंड, ठीक है। तो कौन सा फंक्शन चलेगा ये डिपेंड करता है इवेंट लूप के अंदर। तो आप देखो पहले कौन सा चला, राइट वाला, उसके बाद कौन सा चला, अपेंड वाला, उसके बाद ये रीड वाला, ठीक है। तो ये सब डिपेंड करता है किसके ऊपर, इवेंट लूप के ऊपर। तो ये हमारा फंक्शन हो गया दोनों तीनों कंप्लीट। तो समझ में आया। तो 6 मेथड्स हैं, इसके अलावा बहुत है, मैं ये नहीं कहूँगा इसके अलावा नहीं है, इसके अलावा बहुत है। जैसे अब जैसे जैसे इवॉल्व हो रही हैं चीज़, जैसे FS मॉड्यूल था, ठीक है, उसमें से कुछ चीज़ें डिलीट हुई, कुछ आई। तो FS मॉड्यूल पूरे फाइल सिस्टम के साथ काम करता है। तो उसमें सारी चीज़ें, किसी फाइल को डिलीट करना, किसी डायरेक्टरी को रीड करना, कोई डायरेक्टरी क्रिएट करना, वो फंक्शंस आपको वहाँ मिल जाएंगे। और सेम नाम होते हैं, जैसे मेक डायरेक्टरी तो MK डायरेक्टरी होगा। अब जैसे डिलीट का है तो डिलीट का फंक्शन हो सकता है कुछ और नाम से हो, जैसे डिलीट करने के लिए रिमूव से हो या किसी और चीज़ से, तो आपको डॉक्यूमेंटेशन पे मिल जाएंगे। अब जैसे ये तो कॉल बैक बेस्ड था, तो कॉल बैक बेस्ड में हम एरर्स को अंदर ही हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। ये यहाँ एरर्स जो है, और हम इसमें बेसिकली काम तो कर सकते हैं। जैसे मान लो हमें इसके डेटा बाहर चाहिए, तो अब कोई बाहर फंक्शन बना के इसके अंदर कॉल करवा दो, तो इजीली वो जब कॉल होगा जब ये चल रहा होगा। बट मुझे लगता है कि प्रोमिसेस आर, ठीक है, गुड। तो एक्चुअल में जब 2015 में प्रोमिसेस आए तो उसके बाद लगभग हर मॉड्यूल ने इनका एक वर्जन और निकाल दिया प्रोमिसेस वाला। कौन सा, प्रोमिसेस वाला, ठीक है। आप यहाँ जाओगे तो नोड का जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है वो ये है, और इसी डॉक्यूमेंटेशन में आप डॉक्स ओपन करो, और यहाँ डॉक्स में फाइल सिस्टम आपको मिल जाएगा। और प्रोमिसेस API, ये सारे क्या हैं, प्रोमिस बेस्ड है, प्रोमिसेस का ये। तो प्रोमिसेस यूज़ करने तो आपको मॉड्यूल से इंपोर्ट करना पड़ेगा FS/प्रोमिसेस, ठीक है। और उसके बाद इन सब का प्रोमिसेस वर्जन यूज़ कर पाओगे हर एक का, ठीक है। जो पूरा जो है ना उसका प्रोमिस वाला वर्जन यूज़ कर पाओगे। अब प्रोमिसेस के अंदर हमने कौन कौन से मेथड पढ़े, जैसे एक रीड का फंक्शन है, तो हम बेसिकली रीडेबल, राइटेबल, जैसे ये रहा रीड फाइल, ठीक है। तो इसका प्रोमिस वर्जन यूज़ कर सकते हैं। प्रोमिस हमें पता है कि भाई देन और कैच इस्तेमाल करते हैं। असिंक का वेट यूज़ कर सकते हो, तो दैट माइट बी पॉसिबल, ठीक है। और लगभग इसमें एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं। जैसे प्रोमिसेस के अंदर इसे ये करना था, तो इसने एक फ़ाइल को ओपन किया ओपन फंक्शन का यूज़ करके। अब फाइल जब ओपन करते हो तो उसको मेमोरी में एज ए पॉइंटर की तरह वो रेफरेंस कर रहा होता है। मैं अपने पॉइंटर्स का तो छोड़ो,
तो उसको फाइल को पॉइंट कर रहा होता है इस फाइल से। अब इसके ऊपर आप कोई फंक्शन चला सकते हो, जैसे रीड लाइन, जिन लोगों ने पाइथन पढ़ी होगी उसमें रीड लाइन और रीड लाइन्स पढ़े होंगे, तो ये फंक्शंस हैं, रीड लाइन्स और हर एक लाइन को कंप्लीट करवा दो। मे बी अदर फंक्शंस भी हैं, तो आप यहाँ देख सकते हो। fs promises access fs डॉट अपेंड फाइल, ठीक है। तो यहाँ दो ही चीज़ें आती हैं, और जो कॉल बैक फंक्शंस हैं दोनों देन और कैच के साथ अटैच होते हैं। किसके साथ? देन और कैच के साथ। उनके पास जो चीज़ें होंगी वो वहाँ आप इसमें जाके देख लो भाई क्या क्या होती है। जैसे कॉपी फाइल है, कहाँ से किसी फाइल को कॉपी करना है, देन एक फाइल है cp ग्लोब, ठीक है, लिंक है, तो यहाँ मेक डायरेक्टरी है, मेक टेम्प डायरेक्टरी है, ठीक है, और रीड डायरेक्टरी है, रीड फाइल्स है, रीनेम है, rm है, रिमूव डायरेक्टरी, rm है कमांड रिमूव करने के लिए, तो मे बी अब ट्रंकेट है, अनलिंक है, तो ये सारे उसके आप यूज़ कर सकते हो। ये तो प्रोमिसेस के हैं। जनरली लोग बाग प्रोमिसेस अब प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्रोमिसेस में दोनों चीज़ें अलग अलग हो जाती हैं। एरर जो है वो कैच के साथ अटैच हो जाएगी और देन के साथ वो अटैच हो जाएगी। और आप असिंक का वेट का भी यूज़ कर सकते हो। तो प्रोमिस वर्जन है इसका, और बिना प्रोमिस वर्जन ये कॉल बैक APIs, ठीक है, ये कॉल बैक के साथ काम करते हैं। दो अलग अलग हो गए, ठीक है। और ये सारे के सारे कॉल बैक जो APIs हैं ये असिंक्रोनस है सब, है ना, सब असिंक्रोनस है टोटल। और बात करते हैं इसकी सिंक्रोनस API, तो ये सारे के सारे सिंक्रोनस हैं। मतलब आपको कोई फाइल डिलीट करनी है तो करनी ही है, तो rm कमांड चलानी है, चलानी है। फंक्शंस के नाम सेम है, क्या है, फंक्शंस के नाम सेम है। चलो एक ऐसा कोड लिखो, एक ऐसा कोड लिखो जो 2 से लेके 10 तक सारी टेबल्स बनाए, ठीक है, और उन टेबल्स को अलग अलग फाइल क्रिएट करके वहाँ ऐड कर दिया जाए। अगर आप राइट करते हो किसी फाइल के नाम में, अगर वो नहीं है तो ये क्रिएट कर देता फाइल, ठीक है। तो आपको ऐसा एक कोड लिखना है जिसको एक बार अगर मैंने रन कराया तो बेसिकली वो रन हो जाए, और रन होने के बाद में वो जो कोड है ना वो 2 से लेके 10 तक, मतलब टेबल्स जो हैं, 2 की टेबल, 3 की टेबल, 4 की टेबल, ऐसे अलग अलग फाइल्स बनाए, तो टेबल ऑफ 2.txt, टेबल ऑफ 3.txt, टेबल ऑफ 4, ऐसे 10 तक, और उस फाइल में उसी नंबर के टेबल लिखा हो। जैसे 2 का टेबल लिखा हो उसके अंदर, 3 का टेबल लिखा हो उसके अंदर, ठीक है, बना दोगे। और आप लूप यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आपने 2 की टेबल बनाने के लिए अलग कोड लिख दिया, 3 की टेबल बनाने के लिए लिख दिया, 4 की टेबल बनाने के लिए ना, लूप इस्तेमाल करो, ठीक है। करो, अभी करके दिखाना है।